हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग विभवमापी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा है, उसका उपयोग करते हुए मीटर सेतु के बारे में पढ़ा है। और मीटर सेतु की तरह ही दिखता है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। विभवमापी देखते हैं। विभवमापी या पोटेंशियोमीटर यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यथार्थ विभवांतर मापन या सेल के विद्युत वाहक बल मापन का उपकरण है। देखिए, एक शब्द पर ध्यान दीजिए, यथार्थ मापन है ना, विभवांतर का यथार्थ मापन करता है। वोल्टमीटर से भी हम लोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते हैं, लेकिन वोल्टमीटर भले उच्च प्रतिरोध का होता है और परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्टेज नापते समय परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय वह कुछ धारा ले लेता है। तो इस कारण से वास्तविक विभवांतर के मान से हम लोग कुछ कम मान माप पाते हैं वोल्टमीटर की सहायता से। और वोल्टमीटर का जितना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही शुद्ध मापन करेगा, परिशुद्धता होगी उसके माप में। इसलिए आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसे लगभग अनंत माना जाता है, लेकिन अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर तो संभव नहीं है। तो वोल्टमीटर से मापन में जो गलती होती है उस कमी को दूर करने के लिए विभवमापी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है, जिस समय पर हम धारा माप रहे होते हैं, मतलब जिस समय हम रीडिंग ले रहे होते हैं, उस समय परिपथ में धारा नहीं बह रही होती है। जैसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था में पढ़े थे कि अभिक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। दो भुजा एक विकर्ण के मध्य सेल लगी हो तो दूसरे विकर्ण से कोई धारा नहीं प्रवाहित होती। तो यहाँ सीधे व्हीटस्टोन सेतु से तो हमारा मतलब नहीं है। ये मुख्य रूप से खाली दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर समान है, विभवांतर शून्य है, यानी उन दो बिंदुओं के बीच का अगर विद्युत विभव समान है तो उन बिंदुओं के मध्य धारा नहीं बहेगी। मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर कार्यरत है। अच्छा, तो बस एक लाइन में कि विभवमापी का प्रयोग हम लोग विभव के मापन के लिए करते हैं और यह वोल्टमीटर की तुलना में अधिक बेहतर यंत्र है, क्योंकि यह यथार्थ विभवांतर का मापन करता है। मापन करते समय विभवांतर के इससे धारा नहीं प्रवाहित हो रही होती है, तो त्रुटि की संभावना नहीं होती है। रचना इसकी हम लोग लिखे नहीं हैं, केवल चित्र बनाए हैं। ध्यान से एक बार बता देते हैं, आप सुन लीजिएगा। देखिए, विभवमापी में क्या होता है, जैसे मीटर सेतु में जो 1 मीटर लंबा तार होता था, विभवमापी में हमारे पास थोड़ा ज़्यादा लंबा तार होता है। कई बार हम लोग 4-5 मीटर से लेकर के 10 मीटर की लंबाई तक का रखते हैं। और मान लो 10 मीटर लंबा तार अगर रखना हो तो प्रयोगशाला में अगर किसी बोर्ड के ऊपर आप 10 मीटर लंबा तार रखना चाहो तो फिर उस बोर्ड को रखने के लिए आपको कम से कम 10 मीटर लंबा उपकरण चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी जैसे सोचो इसी बोर्ड का हम उदाहरण लें। कोई तार यहाँ से पहले उस किनारे तक ले जाएं, फिर वहाँ से फिर इधर लाएं, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऐसे ले आएं। तो इस तरह से हम थोड़ी ही लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबाई का तार रख सकते हैं। विभवमापी में कुछ वैसा ही करते हैं। यहाँ मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, पेंच ए है, पेंच सी है। इन दो पेंचों के बीच में विभवमापी का तार हम लोगों ने जो दिखाया ना, जो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर एक पत्ती द्वारा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर एक पत्ती से जुड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। पत्ती हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका प्रतिरोध बहुत कम है। तब समझो आपका 1 2 3 4 यहाँ तक में इतनी ही लंबाई में हमने 4 फेरे कर लिए हैं इस तार के। तो कुल मिलाकर किसी एक अचालक बोर्ड पर, लकड़ी के बोर्ड पर इस विभवमापी का तार इस तरह से लगाया हुआ रहता है। फिर विभवमापी के तार के एक सिरे को हम मानक सेल के धन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। मान लो यहाँ हमने बैटरी दिखाया, इसके हमने धन सिरे से जोड़ा तो ये भी धन विभव पर है। सेल के दूसरे सिरे को रियोस्टेट या धारा नियंत्रक है ना, ये मान लो धारा नियंत्रक है और ये कुंजी है आपकी, केबल कह लो। तो धारा नियंत्रक के माध्यम से एक कुंजी से होते हुए और बाद बीच में अगर हम धारा भी मापना चाहें कि कितनी धारा बह रही थी वोल्टमीटर से, विभवमापी से, तो उसके लिए एक मीटर लगा सकते हैं, है ना। माइनस से जोड़ेंगे क्योंकि हम बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ से आ रहे हैं। और ये ऋण इलेक्ट्रोड से, धारा नियंत्रक से, कुंजी और अमीटर से होते हुए ये तार आके विभवमापी के तार सी से जुड़ा है। तो अब ए और सी के बीच में हमने क्या किया है, समझो इस मानक सेल बी को लगा दिया है।
इस सेल का जो भी विद्युत वाहक बल होगा, मान लो अगर कैपिटल ई विद्युत वाहक बल इस सेल का था, तो अब ए और सी सिरे के बीच में यह विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाएगा, यानी ए और सी के बीच में इतना विभवांतर होगा। अब जिस मान लो हमने उदाहरण दिखाया है कि हमें किसी दूसरी सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई डैश है और उसका मापन करना है, तो उसको कैसे जोड़ते हैं? उस सेल के धन इलेक्ट्रोड को मानक सेल बैटरी का जहाँ से धन जोड़े थे, धन वाला वहीं से जोड़ते हैं, ऋण वाले इलेक्ट्रोड से गैल्वेनोमीटर से होते हुए, और ये जो हमने लिखा है जॉकी, ये विसर्पी कुंजी है जिसको हम विभवमापी के तार के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराते चलेंगे, देखेंगे कि विक्षेप ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे जे पर जहां पर विक्षेप ना हो। ध्यान दीजिए, हमने डॉटेड लाइन से दो और दिखाए हैं, J1 और J2। जैसे जब J पर था तो उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं था, शून्य स्थिति में था, सीधी थी उसकी सुई और कोई धारा नहीं बह रही थी। मान लो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ गए J1, तो 1 की स्थिति में हम दिखा रहे हैं कि मान लो हमारा विक्षेप इधर की ओर हो रहा था। अच्छा, जैसे हम J1 की तरफ न बढ़ के थोड़ा पहले ही रुक गए होते J2 की तरफ, तो ये जो 2 लिखा है दूसरी स्थिति में, समझो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उधर की ओर दिखा रहा है। यानी B के इसी एक निश्चित मान के लिए और किसी एक सेल ई डैश के जुड़े होने पर गैल्वेनोमीटर में केवल विभवमापी के तार की एक ही स्थिति ऐसी होगी जहां पर अविक्षेप दिखाएगा, उससे चाहे कम लंबाई पर रहो चाहे उससे ज़्यादा लंबाई पर रहो, लंबाई हम यहाँ से नापेंगे कि कितनी लंबाई तक गए हैं, तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कुछ न कुछ धारा बहेगी। तो यह एक तरह से परिपथ का संयोजन और रचना भी उपकरण की। एक बार फिर से दोहरा दें, देखिए विभवमापी में एक समान मोटाई का एक तार होता है जो किसी बोर्ड पर कई फेरे के रूप में इस तरह से व्यवस्थित रहता है। इस तार के एक सिरे को मानक सेल बी के धन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और तार के दूसरे सिरे को, विभवमापी के तार के दूसरे सिरे को एक अमीटर, कुंजी और धारा नियंत्रक की सहायता से, मतलब परिपथ में उनको लगाते हुए रास्ते में मानक सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। ठीक फिर परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, उनमें से जो उच्च विभव वाला या धन विभव वाला है उसको हम ए सिरे से जोड़ेंगे, उस ए सिरे से जो इस बैटरी के धन से जुड़ा है। और जो अगर मान लो सेल है, मतलब उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो ऋण इलेक्ट्रोड, या परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना था उसमें से कम विभव वाला जो बिंदु होगा उसको हम एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से विसर्पी कुंजी जे से जोड़ेंगे। जे को तार के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श कराएंगे और ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि जहां पर विसर्पी कुंजी यानी जॉकी जे के होने पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना बहे। जिस समय ऐसा होगा कि गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही है, उस समय ए सिरे से लेकर के उस बिंदु, अविक्षेप बिंदु तक की जो विभवमापी के तार की लंबाई होगी, वहाँ से हम विभव प्रवणता में गुणा करके निकाल लेंगे कि वहाँ और वहाँ के बीच का विभवांतर कितना है। ए सिरे और अविक्षेप बिंदु के बीच का विभवांतर कितना है, वह उस अज्ञात विद्युत वाहक बल अगर सेल का है तो, या अज्ञात विभवांतर का मान होगा। तो इसमें रचना और क्रियाविधि समझो दोनों हो गई। एक बार सिद्धांत हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, तो जो लिखा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्धांत में जब एक समान मोटाई के तार से, ध्यान देना ये तार विभवमापी का तार है, तार से मानक बैटरी बी की सहायता से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो तार की पूरी लंबाई में एक समान विभव प्रवणता फाई या के स्थापित हो जाती है। विभव प्रवणता यानी विभव परिवर्तन की दर। क्यों? अब अगर ये तार एक समान मोटाई का है, एक ही पदार्थ का बना है, तो उसमें किन्हीं भी दो, और उससे अगर धारा बह रही है, ठीक, अगर आर प्रतिरोध से होकर के आई धारा बह रही है तो उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आई इंटू आर होता है। ठीक, एक चीज़ हम लोग ये जानते हैं, उसको भी चाहे तो हम यहाँ सिद्धांत में बढ़ा सकते थे कि अब अगर तार की दो लंबाइयाँ आप लोग, एक बार मान लो आपने कहा L1 लंबाई है, एक बार आपने कहा L2 लंबाई है, तो L1 लंबाई की स्थिति में उन दो सिरों के बीच का विभवांतर I इंटू L1 लंबाई का प्रतिरोध, और L2 लंबाई लोगे तो I इंटू L2 धारा गुणे कितना प्रतिरोध हो रहा है, और प्रतिरोध R बराबर रो L अपान ए। रो हर जगह के लिए वही है, L1 के लिए भी वही, L2 के लिए भी वही। ए
तार की मोटाई एक समान है, नियत है, तो सीधे सीधे प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी विभवांतर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि आई भी नियत है, पूरे तार से एक बराबर धारा बह रही है ना। तो हम उसको भी बढ़ा सकते थे यहाँ साथ में। खैर, अभी संक्षेप में कि अगर विभवमापी के, चलिए इसी को देख लेते हैं। अगर विभवमापी के तार की कुल लंबाई स्मॉल l हो, मानक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E हो, तो जो ये विभव पतन की दर या विभव प्रवणता जो इस विभवमापी के तार में स्थापित होती है वह फाई बराबर E/L होती है। यहाँ पर E क्या है? मानक बैटरी का विद्युत वाहक बल इस वाले का, और L क्या है? विभवमापी के तार की कुल लंबाई, A से लेकर के C तक की कुल लंबाई, है ना। फाई को विभवपात की दर भी कहते हैं। फिर अब ये तो हो गया कि हाँ, हमने तार में एक समान विभव प्रवणता स्थापित कर ली। फिर अब वही जो इसके पहले हम लोग इसके संयोजन की बात किए थे। अब जिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर यानी कैपिटल V ज्ञात करना होता है, उनके उच्च विभव वाले सिरे को विभवमापी के तार के कैपिटल A सिरे, ए सिरा कौन सा है? जहां हमने मानक स्रोत का धन इलेक्ट्रोड जोड़ा है, तो उस सिरे से हम जोड़ेंगे किसको? जो विभव ज्ञात करना है वहां उच्च विभव वाले सिरे को। या सेल अगर था तो सेल का धन इलेक्ट्रोड, है ना, जोड़ते हैं। और दूसरे बिंदु को, किसके दूसरे बिंदु? जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है उनमें से जो दूसरा वाला बिंदु जो कम विभव वाला है, उसको हम गैल्वेनोमीटर से होकर विसर्पी कुंजी J के माध्यम से विभवमापी के तार के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श कराते हैं। यदि कैपिटल A से लंबाई हम नापेंगे इस वाले सिरे से जहां धन इलेक्ट्रोड जुड़ा है, यदि कैपिटल A से L डैश लंबाई पर गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप प्राप्त हो, तो उस स्थिति में उन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर V है वह फाई और L डैश के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। अब विभवमापी का मुख्य रूप से हम लोग 2-3 तरीके से उपयोग देखते हैं। एक तो यह है कि हमारे पास अगर 2 सेल दिए हुए हैं तो उन 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, ठीक, बिना ये ज्ञात हुए कि इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल क्या था। जैसे अगर हमको केवल किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो हमें K का मान या फाई का मान पता होना चाहिए। तब हम L डैश अविक्षेप बिंदु की A से दूरी ज्ञात करके हम उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर या मानक सेल का इलेक्ट्रोड ज्ञात कर सकते, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, जिसका हमें अज्ञात है अभी, है ना। तो अगर एक का निकालना है, एक सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, या परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो बी का मान यानी हमें कैपिटल E का मान जो मानक सेल है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होना चाहिए, ठीक, नहीं तो हम फाई नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अभी आप सोचो, जैसे आपको 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो, ठीक, आपको फाई का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं। एक सेल हमने लगाया E1, उसके साथ हमने देखा L1 लंबाई पर अविक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक, अब उसको हटाया, या दोनों सेल एक साथ लगे हैं, द्विमार्गी कुंजी लगाई है कि कब हम एक सेल को जोड़ेंगे, कब दूसरे सेल को जोड़ेंगे। फिर दूसरे सेल को जब हम परिपथ में जोड़ते हैं और उसके साथ जब चेक करते हैं तो L2 लंबाई पर अविक्षेप प्राप्त होता है, तो E1 बराबर फाई L1, E2 बराबर फाई L2, वहाँ से भाग दोगे तो E1 बटा E2 बराबर फाई L1 बटे फाई L2, फाई फाई कट जाएगा, बचेगा L1 बटा L2। यानी मानक सेल का विद्युत वाहक बल E ना भी पता हो, फाई का मान आप ना भी निकाल पाए हो, केवल आपको 2 अलग अलग सेलों के साथ अगर उनके अविक्षेप बिंदु की लंबाइयाँ, अविक्षेप बिंदु जहाँ पर प्राप्त हुआ है ए सिरे से तार की वहाँ तक की लंबाई पता हो, तो आप L1 बटे L2 से E1 बटे E2 निकाल सकते हो। विभवमापी का एक ही उपयोग हम लोग अभी इसके बाद थोड़ा सा लिख लेंगे 2 लाइन और सुन लेते हैं अभी। और दूसरा एक उपयोग इसी तरह है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने में। हम लोग इसके पहले जब मीटर सेतु पढ़ रहे थे तो उसके पास हम, या उसके पहले हम लोग सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि मीटर सेतु की सहायता से या प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सूत्र हमने लिखा था, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर गुणा में E बटा V माइनस 1, है ना, या E माइनस V बटे V। E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है जब उससे आप धारा नहीं ले रहे हो। V क्या है? जब प्रतिरोध बॉक्स से आपने R प्रतिरोध निकाला है, कुछ प्रतिरोध निकाला है, तो उस समय टर्मिनल विभवांतर है सेल के सिरों के बीच का।
तो ई पता है, वी पता है, तो आप स्मॉल आर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हो। अब इसका हम विभवमापी से कैसे कर सकते हैं? जैसे सेल लगाए हैं ना, सेल के साथ हम जोड़ लेते हैं एक प्रतिरोध बाक्स भी, और फिर दो स्थितियां। एक बार जब प्रतिरोध बाक्स से होकर के कोई धारा नहीं बह रही, यानी प्रतिरोध बाक्स को हम खुले परिपथ में भेज देंगे, डिस्कनेक्ट रहेगा, तो उस समय जो धारा होगी, उस समय जो विद्युत वाहक बल आएगा, मान लो L1 लंबाई पर आया, तो वो सेल का विद्युत वाहक बल E है। दोबारा जब प्रतिरोध बाक्स से कुछ प्रतिरोध निकला हुआ है, अब L2 लंबाई पर अगर अविक्षेप प्राप्त हो रहा है, तो उस समय जो विभवांतर आएगा V बराबर फाई L2, वो V का मान होगा। तो वहाँ L1 L2 से फिर हम लोग E और फाई निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा था दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, उसी तरह से यहाँ पर दो स्थितियों की तुलना में एक हो गया सेल का विद्युत वाहक बल E, मान लो L1 लंबाई पर, दूसरा हो गया V सेल का टर्मिनल विभवांतर, मान लो L2 लंबाई पर, तो E बटे V का मान L1 बटे L2 के बराबर होगा। तो परिपथ हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं, बेसिक चीज आपको एक ये ध्यान रखनी है। अभी जैसे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का परिपथ बनाना होता, तो इसी में आप एक सेल और जोड़ लेते, है ना, या दो अलग अलग चित्र बना लेते, एक बार E1 दिखा लेते, एक बार E2 दिखा लेते। उसी तरह सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना में बाकी सब परिपथ ऐसे ही रहेगा, बस इसके साथ एक लाइन बना के प्रतिरोध बाक्स भी अलग से आप दिखा लेंगे। ठीक, तो वो हम पहले उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी ठीक है। इतना लिख लेने के बाद एक बार संक्षेप में दोनों के लिए जो हमने अभी कहा है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में एक दो लाइन उनके बारे में लिख लेते हैं, फिर कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। अब हम लोग विभवमापी के कुछ अन्य अनुप्रयोगों के बारे में, उपयोगों के बारे में सुनते हैं। देखिए, दो तीन तो हम लोग, जैसे एक तो इसके अलावा जो यहाँ नहीं लिखे हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में एक वो उपयोग हो जाएगा, है ना। L लंबाई पर अविक्षेप मिला तो V बराबर फाई इंटू L। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में E विद्युत वाहक बल का अगर सेल लगा हुआ है, या E डैश विद्युत वाहक बल का अगर सेल लगा हुआ है और L लंबाई पर अविक्षेप प्राप्त हो रहा है उसके साथ, तो उस समय उस सेल का विद्युत वाहक बल E डैश बराबर फाई इंटू L। फाई क्या है? विभवमापी के तार में एक समान विभव प्रवणता है जो मानक बैटरी के कैपिटल E विद्युत वाहक बल के द्वारा लगाई गई है, और फाई बराबर E बटे L। या L क्या है यहाँ पर L है विभवमापी के तार की कुल लंबाई, और E है मानक सेल का विद्युत वाहक बल। उसके अलावा देखिए, वो तो उपयोग दो हो ही जाएंगे। अगर केवल आपसे विभवमापी के उपयोग पूछे जाएं तो हम लोग उन दो को भी लिखेंगे, और उन दो के अलावा ये दो और बढ़ा लेंगे। तो हम लोग उनकी बात कर चुके थे, इसलिए अन्य अनुप्रयोगों पे आते हैं, इनकी भी बात कर चुके हैं। केवल जो लिखा है एक बार सुन लेते हैं। पहला है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। ठीक, यदि दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः कैपिटल E1 व कैपिटल E2 हों तथा उनके संतुलन बिंदुओं की, संतुलन बिंदु का मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर जब आप जॉकी यानी विसर्पी कुंजी को स्पर्श करा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई धारा नहीं बह रही है, वो संतुलन बिंदु है। तो उनके संतुलन बिंदुओं की विभवमापी के तार पर लंबाइयाँ क्रमशः L1 व L2 हों। यानी जब आप E1 वाला सेल लगाते हो तो आपका अविक्षेप बिंदु A सिरे से L1 दूरी पर प्राप्त होता है, और जब E2 वाला सेल लगाते हो तो अविक्षेप बिंदु L2 दूरी पर प्राप्त होता है। और इस स्थिति में अगर विभवमापी के तार की विभव प्रवणता फाई हो या विभवपात की दर फाई हो, है ना, जो कि E बटे L के बराबर होती थी, कुल लंबाई L और E मानक सेल का विद्युत वाहक बल, तो E1 बराबर फाई L1 होगा और E2 बराबर फाई L2 होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर हम E1 बटा E2 करें, फाई L1 बटे फाई L2, फाई और फाई कट गया, तो सीधे संतुलन बिंदुओं की लंबाइयाँ क्या थीं विभवमापी के तार पर, जो L1 और L2 का अनुपात होगा वही उन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का भी अनुपात होगा। तो हमें जब अनुपात की गणना करनी है तो फाई की आवश्यकता नहीं है, फाई की आवश्यकता जानने की नहीं है, यानी मानक सेल के विद्युत वाहक बल भी नहीं पता होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि L1 और L2 के अनुपात E1 और E2 के अनुपात के बराबर होगा। फिर उसी तरह दूसरा उपयोग है, एक तरह से इसी वाले का विस्तार है। यहाँ पर इस वाले में क्या है, E1 समझ लो हमारा E है और E2 समझ लो V है। फिर भी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r ज्ञात करने में, यदि प्रतिरोध बाक्स जिसकी सहायता से मान लो हम परिपथ में किसी स्थिति में कैपिटल R प्रतिरोध लगाए हैं
के परिपथ में न शामिल होने पर, यानी उसको हमने जोड़ा तो था लेकिन पहले खुले परिपथ में छोड़ दिया, वहाँ की कुंजी निकाल ली कि अब वो नहीं शामिल है, तो अविच्छेद बिंदु अगर L1 लंबाई पर प्राप्त हो रहा है और जब हम उस प्रतिरोध बॉक्स को शामिल कर ले रहे हैं, यानी कैपिटल R प्रतिरोध सेल के श्रेणी क्रम में हम जब शामिल कर लेते हैं, उस समय अगर L2 लंबाई पर अविच्छेद प्राप्त हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर फाई L1, क्योंकि जब वह प्रतिरोध नहीं शामिल था, यानी सेल खुले परिपथ में थी, यानी समझो सेल से हम धारा नहीं ले रहे थे, तब उस समय जो L1 लंबाई पर अविक्षेप मिला था वो सेल का विद्युत वाहक बल था। बाद में जब कैपिटल R प्रतिरोध लगे होने पर L2 लंबाई पर अविक्षेप जो मिला है वो सेल का टर्मिनल विभवांतर है, प्रचालन विभवांतर V, और V बराबर फाई इंटू L2। सूत्र हमें पता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य परिपथ से निकाला गया प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये संबंध पता है हमको, है ना। स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1। यहाँ से E की जगह आप फाई L1 रख दो, V की जगह फाई L2 रख दो, फाई फाई कट गया, बचा R गुणा L1 बटे L2 माइनस 1, या L2 पूरे में आप लघुत्तम ले लो तो L1 माइनस L2 बटे L2। यहाँ R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया यानी बाह्य परिपथ में लगाया गया प्रतिरोध है। L1 उस स्थिति में संतुलन बिंदु की तार पर, विभवमापी के तार पर लंबाई है जब प्रतिरोध बॉक्स शामिल नहीं है, यानी कैपिटल R नहीं लगा है, और L2 उस स्थिति में विभवमापी के तार की लंबाई है संतुलन बिंदु से एक सिरे की L2 जब प्रतिरोध बॉक्स हमारा शामिल है। ठीक, तो ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग एक दो प्रश्न हल करते हैं। हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2020 में आया था। विभवमापी के प्रयोग में कैपिटल E1 व कैपिटल E2 विद्युत वाहक बलों की दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविच्छेद बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब कैपिटल E1 विद्युत वाहक बल वाली सेल को हटा देते हैं तब अविक्षेप बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और दूसरा ये पूछा गया है कि प्रश्न में हम लोगों ने एक चीज़ थोड़ा सा गलत लिख ली थी। हमने यहाँ लिख लिया था जब E1 विद्युत वाहक वाली सेल को हटा देते हैं, वास्तव में यहाँ E2 था। तो फिर से जब E2, दो सेलें लगी हुई हैं E1 E2, तो अविच्छेद बिंदु 300 पे मिला। जब E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल को हटा देते हैं तब अविच्छेद बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो पहली बात तो ये कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना है, और दूसरा जब केवल E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल लगी हो तो अविच्छेद बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक, मान लेते हैं हल में इसके कि पहले विभवमापी के तार में जो विभव प्रवणता स्थापित की गई है मानक बैटरी द्वारा वो फाई है। तो पहली स्थिति में क्या है, E1 और E2 दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब विरोध का तो कह नहीं रहे कि विरोध कर रहे, तो हम मान के चल रहे कि परिणामी विद्युत वाहक बल दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक, और अब सूत्र E बराबर फाई इंटू L से अगर हम कहें तो पहली स्थिति में हमको अविक्षेप मिला है 300 सेंटीमीटर, और पहली स्थिति में जब दोनों जुड़े हैं तो परिणामी विद्युत वाहक बल इतना है। तो E बराबर फाई L से E की जगह पर ये हो जाएगा, L की जगह ये हो जाएगा, एक समीकरण। फिर दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि जब E2 विद्युत वाहक बल वाली सेल को हम हटा दे रहे हैं, जब E2 को हटा दे रहे हैं तो बच रही है केवल E1 सेल, है ना। तो जब केवल E1 वाले सेल के लिए देखें तो हमारा समीकरण E बराबर फाई इंटू L से हो जाएगा E1 बराबर फाई, उसकी जो लंबाई थी, है ना, फाई तो वही रहेगा हरदम। अब इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 के संगत पक्षों को बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से भाग दे दो, तो E1 बटे E2 प्लस बटे E1, E1 प्लस E2 बटे E1, ये बराबर होगा फाई गुणे 300 बटे फाई गुणे 100 सेंटीमीटर। E1 बटे E1 प्लस E2 बटे E1, है ना, यानी 1 प्लस E2 बटे E1। तो यहाँ फाई फाई कट गया, 300 बटे 100 सेंटीमीटर यानी 3 बटा 1। यहाँ से हमने देखा तो 1 इधर गया, E2 बटे E1 बराबर 2, या E1 बटे E2 बराबर 1 बटा 2, यानी E1 और E2 का जो अनुपात होगा वह 1:2 का अनुपात होगा। ठीक, एक चीज़ हो गई कि सेल के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात हो गया। फिर दूसरा क्या पूछे हैं, जब केवल E2 विद्युत वाहक वाली सेल लगी हो तो अविच्छेद बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा। एक तो चाहे हम ऐसे देख सकते हैं कि जब E1 E2 दोनों लगे थे तो 300 पर अविक्षेप मिला था,
जब केवल E1 लगी थी तो 100 सेंटीमीटर पर मिला था। इसका मतलब जब केवल E2 लगेगी तो 300 माइनस 100 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा, चाहे वहाँ से देख लें। या हम लोगों ने एक अनुप्रयोग पढ़ा था दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का, कि अगर एक सेल के साथ L1 लंबाई पर और दूसरी सेल के साथ L2 लंबाई पर अविक्षेप प्राप्त होता है तो उनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 का अनुपात L1 और L2 के अनुपात के बराबर होगा। तो उसका उपयोग कर लेते हैं कि यदि E2 सेल से मान लो L2 दूरी पर अविक्षेप मिले तो और E1 सेल से हमको 100 सेंटीमीटर पे मिला है, वो हम प्रश्न में दिया ही था, है ना। तो E1 बटा E2 जब करेंगे तो E1 की लंबाई 100 सेंटीमीटर, E2 की लंबाई L2, E1 बटे E2 निकाल चुके हैं, 1/2 बराबर इतना, तिर्यक गुणा L2 बराबर 200 सेंटीमीटर। यह एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न और हल करते हैं। एक दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, NCERT का है और ये विभवमापी के दूसरे अनुप्रयोग पर आधारित है। हम लोगों ने देखिए एक तो पर सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना का लिखा था अतिरिक्त में, एक हमने उस पर प्रश्न लगा लिया। दूसरा एक अनुप्रयोग हम लोगों ने कहा था कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, तो यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। चित्र एक दिया हुआ है। इस चित्र में किसी 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए एक 2.0 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है। ठीक, इस 1.5 वोल्ट की सेल लगी है, इसका हमें आंतरिक प्रतिरोध मापना है। जो विभवमापी का तार है AB है ना, इस तार के सिरों के बीच में ये 2 वोल्ट की एक मानक सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल है जो इसमें विभव प्रवणता स्थापित करेगा, और ये 1.5 वोल्ट वाला सेल है जिसके हमें आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना है। ठीक, खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। खुले परिपथ का मतलब जब इस सेल से हम धारा नहीं ले रहे हैं, यानी ये वाला जो डॉटेड लाइन से हमने प्रतिरोध दिखाया है ना, ये 9.5 ओम का जो प्रतिरोध दिखाया है, ये वाला जिसको आप R कह सकते हो, है ना, तो ये जब नहीं शामिल है तो उस समय हमारा अविक्षेप बिंदु इतने पर मिल रहा है, जो यहाँ हमने G से दिखाया है, यानी 76.3 सेंटीमीटर पर। ठीक, और सेल के बाह्य परिपथ में 9.5 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक संयोजित करने पर संतुलन बिंदु पोटेंशियोमीटर के तार की 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पे पहुंच जाता है। जब इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं तो जो संतुलन बिंदु है, अब ये पोटेंशियोमीटर की तार पर इस सिरे से आपका 64.8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 64.8 सेंटीमीटर हो गई। निकालना है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना रहा होगा। दो चीज़ें ध्यान दिला दें, इस पूरे प्रश्न में अगर ये चित्र ना भी दिया होता, केवल ये बात बताई गई होती, तब भी हल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये कि यहाँ तक की लाइन ना भी लिखी हुई होती शुरुआत में कि 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर के मानक सेल की बैटरी है, तब भी हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते। केवल इतना पता होने पर कि कोई सेल जब बाह्य परिपथ में, मतलब खुले परिपथ में है तो इतने पर संतुलन बिंदु, जब प्रतिरोध शामिल है तो इतने पे संतुलन बिंदु, केवल इतना भी पता होता तब भी हम इस प्रश्न को हल कर लेते। तो तमाम सूचनाएं थीं जो इसमें अतिरिक्त थीं। खैर, प्रश्न में जो कुछ दिया है, बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी 9.5 ओम दिया हुआ है। L1 कौन सी लंबाई, जब कैपिटल R यानी ये बाहर वाला प्रतिरोध R नहीं शामिल है, यानी सेल जब खुले परिपथ में है उस समय जितने पर संतुलन बिंदु मिल रहा है वो L1 है, 76.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरी बार जब हमने एक प्रतिरोधक संयोजित कर दिया है सेल के साथ, यानी अब सेल खुले परिपथ में नहीं है, यानी अब ये जो विभवांतर बताएगा वो प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर होगा। उस समय जब लंबाई हमारी L2 है तो वो भी प्रश्न में दी हुई है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध r निकालना है। सूत्र हमारे पास जब L1 और L2 जो हम बात किए हैं वो हैं खुले परिपथ, बंद परिपथ, R शामिल, R नहीं शामिल, R शामिल है। तो ठीक है, मान हमने चाहे हम L1 बटे L2 -1 लिखें, या कभी कभी यहाँ इसलिए इस रूप में लिख लेते हैं कि कभी कभी नहीं जल्दी में हम लोग ध्यान दिए, पता लगा L1 -1 अपान L2 कर लिए तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इस रूप में। और ठीक है, हमने कैपिटल R का मान रखा, L1 रखा, L2 रखा, L2 सरल कर लिया, और लास्ट में 1.7 ओम हमारा उत्तर आया, और यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।